अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं रंगे आसमां किस्त नंबर 95। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अरीबा और अज़ाबिला की तलाश में अली जंगलियों की बस्ती में निकल आया था। इस वक्त सपहर हो जली थी। वो नहीं जानता था कि जंगली इसके साथ क्या सलूक करेंगे, इसे अपना दोस्त समझेंगे या फिर दुश्मन। पहले तो इसकी जी में आई कि वो इधर से वापस चल लौट जाए और अरीबा और अज़ाबिला को कहीं और तलाशने की कोशिश करे, लेकिन जाने क्यों इसका दिल कह रहा था कि इसकी दोनों साथी लड़कियां इधर मौजूद हैं और क्या खबर वो इनके हत्थे चढ़ गई हों। दोपहर के वक्त इसे चंद नंगधड़ंग नेज़ा बरदार जंगलियों ने घेर लिया और सरदार रागुंडा के पास ले गए। अली को ये लोग दूसरे जंगली कबाइलों के मुकाबले में कुछ मुहज़्ज़ब महसूस हुए थे। सरदार रागुंडा कुछ शुस्ता अंग्रेजी बोलता देखकर अली को खुशगवार हैरत हुई। चलो वो कम अज़ कम इनके सरदार को अपना माफूज ज़मीर तो समझा सकेगा, क्योंकि जो जंगली से घेर कर यहाँ लाए थे इन्हें अली ने अजीब से अजनबी ज़ुबान ही बोलते पाया था। कौन हो तुम? सरदार रागुंडा ने से घूरते बारोब लहजे में सवाल किया। मैं एक तबाहल जहाज़ का बदनसीब मुसाफिर हूँ, अली ने बताया। बदनसीब मुसाफिर? सरदार रागुंडा ने तंज़े अंदाज में इसकी तरफ देखकर कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग किस नीयत से इस जजीरे में आए हो। आपको गलत फहमी हुई मुअज़्ज़िज़ सरदार, अली ने कहा। मैं तो अपने साथियों को तलाश करने निकला हूँ, इन्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ चला आया हूँ। इसकी बात सुनकर सरदार रागुंडा के कान खड़े हो गए। इसके तसव्वुर में इन तीनों लड़कियों की शबीह उभर आई जिन्हें इसने कैद किया था और अब वो इन्हें अपनी दुल्हन बनाने का नापाक इरादा रखे हुए था। सरदार रागुंडा ने एक जोर की हुंकारी खारिज की और बदस्तूर इसकी तरफ दुरुस्त नजरों से घूरते हुए बोला, यहाँ तुम्हारा कोई साथी भटक कर नहीं आया है, सिर्फ तुम ही आए हो, लेकिन अब वापस नहीं जा सकोगे। कहते हुए इसने अपने साथी जंगलियों को हुक्म दिया कि वली को पकड़ने उसे कैद खाने में डाल दे। कल का सूरज उभरते इसकी तकदीर का फैसला कर दिया जाएगा। सरदार ने आखिर में बड़े गंभीर लहजे में कहा था। अली को रस्म बस्ता करके फौरन कैद खाने में डाल दिया गया। वो यही तो चाहती थी, इसीलिए इसके होंठों में मायनेखेज़ मुस्कुराहट उभरी थी। बसंती भी इसी तरह दबोचे जाने पर अपने नरम गुदास कवारे होठों पर अय्याराना मुस्कान लाए बिना न रह सकी थी। बेखबर ऐशकुमार माँ और खादमा की इस नौटंकी को समझने से कासिर ही रहा। इस पर तो बदहवासी और परेशानी सवार थी। माताजी, इस पागल लड़की को रोको। वो बसंती को बदस्तूर ही इससे दोनों हाथों में दबोचे हुए माँ के पास बोला, महारानी जी मुझे बचाइए इस पागल जुनूनी से, ये मेरा खून कर देगा, मुझे मार डालेगा। बसंती ने नज्जो भाई की हिदायत के मुताबिक थोड़ा और रंग भरा। ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो ऐश, छोड़ दो इसे। बिलाखिर नज्जो भाई ने पहली बार बेटे को घुरका। कैसे छोड़ू इसे माताजी? ऐशकुमार बौखलाए हुए लहजे में बोला। तब तुमने सुना नहीं, ये बाहर जाकर सबको बता देगी। तुम इसे छोड़ दो, मैं इसे एक बार फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। नज्जो भाई ने फिर बेटे को तंबीह की। वो भी दोनों के करीब आ गई थी। ऐशकुमार बुरी तरह शशुपंज का शिकार था। इससे डर था कि इसने बसंती को छोड़ा तो वो भाग जाएगी और फिर वो क्या पूरे राजभवन में इसकी इज्जत का किला धराम से आन गिरेगा। हक्का बक्का माँ का चेहरा तकता रहा। नज्जो भाई ने बसंती को इसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। वो रोने लगी। नज्जो भाई ने इसे अपने साथ लगा लिया और सरगोशा ने लहजे में बेटे से बोली, तुम जाओ अभी अपने कमरे में, मैं इसे समझा देती हूँ। माँ की बात सुनकर ऐशचंद सामने मुतज़ब्ज़िब रहा। जाओ, सुना नहीं? नज्जो भाई ने फिर सरगोशी की। ऐशकुमार होंठ भींचे तौन कर वहां से चला गया, यूं जैसे इसे अब भी डर हो कि कहीं बसंती भाग कर ढोल न पीट डाले। ऐशकुमार के जाने के बाद नज्जो भाई ने दरवाजा बंद कर दिया और बसंती को खुद से भींच कर चूम लिया। वाह बसंती, आज तो तूने पाला मार लिया, क्या कमाल की अदाकारी की। ऐशकुमार तो एकदम भीगी बिल्ली बनकर रह गया है, नज्जो भाई ने तौसीफी अंदाज में बसंती से कहा और अपनी नशीस की तरफ बढ़ गई। बसंती भी इसके हक़ में चलती हुई इठलाकर बोली, महारानी जी आपकी ये दासी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। महारानी नज्जो भाई ने अपनी नशीस के करीब रखे कीमती लकड़ी के दीदाजेब शोपीस के अंदर से एक हाथ निकाला और उसकी जानिब उछाल दिया। ये रख, तेरा इनाम है, और भी दूंगी, नज्जो भाई ने कहा। बसंती ने इतने खूबसूरत और नीले सब्ज रंग के कीमती मोतियों के हार को देखा तो इसकी आंखें चुनी आ गई। तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए इसने प्रणाम करने के अंदाज में बोली, महारानी जी की जय हो, बड़ी दयालु हैं आप, हम गरीबों का बड़ा ख्याल रखती हैं। सुन अब, नज्जो भाई ने खंडी हुई संजीदगी से कहा। जी महारानी जी। बसंती एकदम जैसे आगे बिछते हुए बोली, अभी तुम चंदनियों के लिए गायब हो जाओ, जब हम बुलाएं तभी आना, तब तक मैं अपना गुल खिलाऊंगी, लेकिन जैसे ही तेरी जरूरत पड़ेगी फौरन चली आना, एक ही हुक्म पर। महारानी ने इसे मुतनब्बे किया। आप इसकी चिंता न करें महारानी जी। बसंती इसी तरह फिदवियाना अंदाज में बोली, ये दासी आपके एक ही इशारे पर सर के बल आपके चरणों में हाजिर हो जाएगी।
चल अब जा, लेकिन सुन, हो सकता है अश्क कुमार कहीं बाहर खड़ा तुझे नजरों में लिए हुए हो, इसीलिए ज्यादा उछलती कूदती मत जाना। इसी तरह उदास गमगीन बनी रहना जब तक अपने घर न पहुंच जाए। बसंती चली गई। नज्जोबाई अपनी नशीस पर आन बैठी। इसके होंठों पर शातिराना मुस्कुराहट रक्सा थी। इसने अपनी फितरिया यारी से काम लेते अपने बेटे की सरकशी को दबा दिया था, जो इसके लिए किसी भी बड़े खतरे का सबब बनने वाली थी। अब वो आत्मा शुक्ला के बारे में सोचने लगी। इसके ख्याल आते ही महारानी नज्जोबाई का चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। वो एक जख्मी नागन के रूप में दिखाई देने लगी, लेकिन फौरन इसे अपनी कैफियत पर काबू पाया और इसके इंजाम के बारे में सोचने लगी कि इस मूजी को कैसे ठिकाने लगाया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अचानक इसके जहन रसा को एक तदबीर सुझाई दी। इसे इसी वक्त आत्मा शुक्ला को अपने पास होने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद आत्मा शुक्ला लरजता कांपता हुआ इसके सामने खड़ा था। इसकी हालत अंदर से पतली हो रही थी। वो महारानी नज्जोबाई से सख्त खौफजदा था, क्योंकि वो बंदी खाने में बिजू राम, अलमारूफ बिच्छू राम और गुरहे सीना गार्शिया का लर्जा देने वाला इंजाम देख चुका था, जिन्हें महारानी ने आहनी शिकंजे में जकड़कर भयानक मौत से हमकनार किया था। चूंकि आत्मा शुक्ला बिच्छू राम का ही दस्ते राज था और इसे भी हर समय यही धड़का लगा रहता था कि कहीं ये राज न खुल जाए और वो भी महारानी के ज़ेरे ताब न आ जाए। आज बुलाए जाने पर वो यही समझा था कि इसका पोल खुल गया है। जी महारानी साहबा, आपने याद किया। इसे अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए कहा। महारानी नज्जोबाई इसे बड़ी खुखार निगाहों से घूरती हुई रही, फिर दुरुस्त लहजे में मुस्तफसर हुई। आत्मा शुक्ला, तुम राजमहल में कब से हो? महारानी साहब, इस नाचीज को यहाँ 5-7 साल का समय बीता है। कहाँ तैनात थे? टप्पा खाने में। ऐश कुमार के साथ कब से हो? नज्जोबाई के इस सवाल पर आत्मा शुक्ला अंदर से चौंक गया। इसे तसल्ली तो हुई कि मामला कुछ और था। बिच्छूराम के दस्ते राज के हवाले से ऐसी कोई बात ना थी, जैसा कि इसे डर था कहीं इसके साथी होने की पादाश में अब वो धरना लिया जाए। ऐश कुमार तो महारानी का बेटा था। यकदम बोला, अभी कुछ समय हुआ छोटे राज मुझ पर ज्यादा विश्वास करते हैं और मुझे अपना वफादार और सच्चा, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। दफतन महारानी से घूरका आत्मा दुबक सा गया। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे छोटे राज ने क्या गुल खिलाया है? तुम इसके कैसे वफादार हो? महारानी ने इसके गिर्द दूसरे अंदाज में घेरा तंग करना शुरू कर दिया। आत्मा एक बार फिर अंदर से चौंकर समझ गया कि मामला बसंती के साथ छोटे राज के खिलवाड़ करने वाला था और इसी सिलसिले में पूछगुछ थी, क्योंकि छोटे राज को भी इसलिए बुलाया गया था। लिहाजा वो मुहतात हो गया। जवाब में सर झुका के बोला, महारानी साहिबा, मेरे इल्म में है ये घटना, परंतु अब क्या हो सकता है? छोटे राज से नादानी में हो गया। अब मैं हर समय तो इनके साथ नहीं होता हूं। तुम जानते हो कि ये नादानी छोटे राज को कहीं का न छोड़ेगी। नज्जोबाई ने से घूरा। आत्मा शुक्ला ने हिम्मत पकड़ ली और इसका चालाक से तेजी से सोचने लगा कि आखिर महारानी इस बारे में इससे किस किस्म की बाज़पूछ कर रही है। इसलिए कि इसका करीबी खादिम है, तो क्या महारानी के इल्म में यह बात पहले से है? वो बोला, जानता हूँ महारानी साहबा, लेकिन अब क्या हो सकता है? पर मेरा ख्याल है कि बसंती का भी इसमें दोष जरूर है। कहते उसने सर उठाकर एक जरा तिरछी नजरों से महारानी के सोचते चेहरे पर डाली। इसने वह चौंकने के तासुरात उभरते महसूस किए थे, क्योंकि इसके दिल में खटक होने लगी। बसंती का इसमें क्या दोष भला? नज्जोबाई ने पूछा। महारानी साहबा, बसंती की उठक बैठक और चाल ढाल को शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। शुक्ला बोला, खूब कसी हुई साड़ी बांधे दावतें नजारा देती फिरती है। राजमहलों में कोई इस तरह भी खादमें करती है भला? बकवास बंद करो अपनी। महारानी कुछ लाजवाब से होकर से घुरकने लगी। कुछ मुचड़े मुलाजिम ऐसे होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि राज जैसी हैसियत वाले अपनी ताकत के नशे में इनकी इज्जत पामाल करते फिरे। कितनी बदनामी की बात है। ये तो मैंने बसंती को रोके रखा है, वरना वो तो बेटे की हमायत लेने पर भी मुझे आंखें दिखाने लगी थी। गर्ग बारा दीदा शुक्ला अंदर से चौंक गया। इसके अंदर खटक पैदा होने लगी कि मामला वो नहीं जो दिखाया जा रहा है, अंदर की बात कुछ हो रहा है। लिहाजा फौरन इसने कैंचरी बदली और मक्काराना फुरुतनी से बोला, महारानी साहबा, चलो ठीक है, छोटे राज से गलती हो गई, फिर इस गंभीर मामले को आपने बेदार मगजी और होशियारी से संभाल भी लिया। अब क्या मसला है? इसने थैले से बिल्ली निकालने की गर्ज से कहा था। महारानी अपनी नशीब से उठ खड़ी हुई और चंद कदम इसके करीब आकर तीखे चतवनों से बोली, मामला संभला नहीं है अभी। बसंती मेरी मूंचड़ी है। इसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि हम इस पर सख्ती भी नहीं कर सकते। लेकिन खैर, ऐश कुमार से कह देना कि इसकी माताजी ने एक गंभीर मामला संभाल लेंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा और तब तक वो खुद को महदूद कर ले। जाओ अब। आत्मा शुक्ला सब सुनकर हैरान परेशान वापस लौट गया। वहां से और कहीं जाने के बजाय सीधा ऐश कुमार के कमरे में पहुंच गया। माँ के कमरे से लौटने के बाद भी वो बेचैन रहा। इसकी तसल्ली नहीं हो पा रही थी। बसंती इसके लिए एक मुसीबत बन गई थी। वो इतना खौफजदा तो अपने दुश्मनों से भी नहीं हुआ था जितना वो अपनी एक मुलाजमत से इस वक्त हो रहा था। वो जानता था कि इसके दादा और बाप चंद्रगुप्ता ने
यह रियासत धार्मिकों के नाम पर बनाई थी और काली का मंदिर रियासत नागरा की पहचान और महल की शान रहा था। मां ने इक़्तिदार में आते ही काली के मंदिर को नए सिरे से आबाद कर दिया था। अलबत्ता वहां इस बार जिन महापुजारियों को रखवाया गया था, इसकी जिम्मेदारी बड़ी मक्कारी के साथ नज्जो भाई ने राजमहल के दीरीना मुशीर खास सतराम दास के सुपुर्द कर दी थी और खुद साबका महापुजारी बद्रीनाथ को ग़याबिया हलाकत के बाद इस मामला से अलग हो गई थी। यूं काली का मंदिर बद्रीनाथ के बनने के बाद असल धार्मिक पुजारियों के हवाले कर दिया गया था। यहाँ कोई शैतानी काम नहीं होता था, वो सब कट्टर धार्मिक पुजारी थे। सतराम दास ने मजबूत कर दिया था। इस बारे में वो अपना एक जाती नजरिया रखता था। ये पुजारी मजबूत होंगे तो रियासत और कारोबारी रियासत ठीक अंदाज में चलेंगे। इससे पहले वाले पुजारियों ने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी, लेकिन अब ऐसा ना था। जैसा कि मज़कूर हो चुका, सुतराम दास एक ज़हीन और वफादार आदमी था। नज्जो भाई को अब भी धार्मिकों और पुजारियों की हमायत की परवाह कब रही थी, इसलिए इसने यही सोचा कि वो भी सुतराम दास की इस सोच को हवा दे। इसलिए तो इसका सरकश बेटा ऐश कुमार बसंती वाले मामले की वजह से सख्त डरा हुआ और खाइफ था कि नज्जो भाई इसकी कमजोरी से फायदा उठा रही थी। छोटे राज, मैंने कहा था ना, आपसे दाल में कुछ काला जरूर है। आत्मा शुक्ला ने कमरे में आते ही परेशान और मुस्तरिबुल हाल खड़े ऐश कुमार को कहा। आत्मा शुक्ला को देखते ही ऐश कुमार की जान में जान आई और वो फौरन इसकी तरफ लपका। क्या हुआ शुक्ला, माताजी ने तुम्हें क्यों अपने कमरे में बुलवाया था? इसने परेशान कुन बेचैनी से पूछा। इसने शुक्ला की बात पर तवज्जो नहीं दी थी, वरना वो चौंकता जरूर। शुक्ला ने इसे वो बता दिया जो महारानी नज्जो बाई ने इससे कहा था। इस पर ऐश कुमार को कुछ तसल्ली हुई, बोला, माँ है ना, आखिर बेटे को कैसे बदनामी की दलदल में झोंक सकती है? इसमें इसका अपना भी तो नुकसान है। माँ के खिलाफ इसके अंदर का कठोरपन फिर जाग पड़ा, इसलिए कि ये सारा नाटक इन्हीं का बनाया हुआ था। शुक्ला मायनेखेज लहजे में बोला, अब तो मुझे भी महारानी से खौफ आने लगा है। कब वो मुझे बंदी खाने में भिजवाने का हुक्म जारी करती है और मैं भी इस दूसरे मारे बिच्छू राम की तरह शिकंजे में जकड़ दिया जाऊं। हाय राम राम, शिकंजे वाली मौत तो बड़ी ही अजियतनाक होती है। छोटे राज, शुक्ला ने खौफ से लरसते हुए कहा। ये क्या बके जा रहे हो? ऐश कुमार झल्ला कर बोला। ये तुमने भी क्या कहा कि ये सारा नाटक किसका फैलाया हुआ है? कहते हुए ऐश कुमार ने इसकी तरफ देखकर भूमि सुकेड़ी। जी हाँ छोटे राज, शुक्ला ने मायनेखेज अंदाज में गर्दन नचाई। पर खैर, अभी कुछ कहने का बदल वक्त होगा। पहले मैं जानकारी ले लूं और जरा इस चंडाल बसंती की भी जासूसी कर लूं, कहीं धोखे में कुछ और ही मुसीबत ना खड़ी हो जाए। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? पहले भिजवाए बगैर फौरन बताओ क्या कहना चाहते हो? ऐश कुमार अब इसका इशारा नहीं समझा था। अब मैं चलता हूँ छोटे राज, धीरज रखिए जरा, तुरंत आपको बताता हूँ कि असल मामला क्या है। आप बस एक जरा महारानी साहिबा के हुक्म का ख्याल रखिएगा और खुद को महदूद कर ले, मैं कुछ करता हूँ। शुक्ला ने कहा और चला गया। ऐश कुमार उलझी हुई नजरों से जाता देखता रहा। हकीकत यही थी कि अभी तक शुक्ला का इशारा नहीं समझ पाया था। इसने अब अपनी बेनवाई और बदनसीबी पर रोना धोना छोड़ दिया था। वो जानती थी कि ये चीजें इसे कमजोर कर देंगी। वो अब अकेली थी, इसे मजबूत बनना था। फरबू फर्नांडिस के साथ इसने काफी हौसला बख्शा था। जान तो फरबू समेत इसके शोहर और जू और रानी को भी गई थी कि वो जाती लालच और किसी बड़े मफाद की खातिर इसके खुदाई फौजदार बने हुए हैं। लेकिन यह भी इसके लिए गनीमत था कि मफाद की खातिर से ही उस मुश्किल में इसके खैर खा और मददगार तो बने हुए थे। रॉबर्ट तो खैर इसके दिलो दिमाग से निकल गया था, जो थोड़ा बहुत शफीक के बारे में सोच लेती थी। अब वो भी इसने छोड़ दिया था। वो जानती थी कि अपनी बका के लिए इसने आगे जिंदगी खुद ही बनानी थी, वरना वो बर्बाद हो जाएगी और इसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा और वो होगा खुदकुशी। लेकिन वो मौत से डरती भी थी। इसने सोचा क्यों ना खुद को हालात के बहते दायरे पर छोड़ दो। फरबू इसे जो फन सिखाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, वो इससे खुश और मुतमईन थी। एक तो इसलिए कि इसे गीत गाना अच्छा लगता था, साफ सुथरा काम था ये, इसके मन को भी जचता था, लिहाजा वो भी मेहनत करने लगी। शुक्र था कि जिंदगी एक डगर पर आ गई थी। बैंड स्टैंड पर सैक्सोफोन बजाने के लिए रॉबर्ट की जगह किसी और को रख लिया गया था। सोनिया क्लब में गीत भी गाने लगी थी। एक विदेशी हसीन और मासूम लड़की का गीत सुनने के लिए क्लब में लोगों की तादाद बढ़ने लगी थी। यह आइडिया फरबू और रैंडी का था। एक दिन रैंडी ने सोनिया की हिम्मत बनाते हुए कहा, जब वो पहली बार स्टेज पर आते हुए घबरा रही थी, डेर सोनिया, तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है, तुम्हारे गले में कुदरती साजो सुर है, तुम बहुत कामयाबी हासिल करोगी। वो रैंडी को उम्र की मुनासबत से अंकल कहती थी। रैंडी अंकल, मैं चाहती हूँ जब मुझे इस देश में रहना है तो क्यों ना मैं अंग्रेजों वाला नाम रख लूँ। मैं अपना हिंदुस्तानी नाम बदलना चाहती हूँ। ना 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 ना, हरगिज़ नहीं। रैंडी ने इसकी ख्वाहिश सुनते ही नफी में अपना सर हिलाते हुए कहा, तुम इसी नाम से ज्यादा जचोगी। आज भी क्लब में इसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और बहुत सारी दाद वसूल की थी। इसकी वजह से क्लब की रौनकें बढ़ गई थी, आमदनी का तनासुब भी बढ़ गया था। सोनिया अपनी अहमियत जानने लगी थी, मगर इसे अभी इन तीनों के परों की जरूरत थी। बात सिर्फ सोचने और ज़हन को उस तरफ माइल करने की होती है
सोनिया में माइल बस सोच हो रही थी कि इसके फन के आगे ये थर्ड क्लास पैराडाइज नाइट क्लब कुछ भी नहीं है। इसके बदले में से यहाँ क्या मिलता था? ऊपरी मंजिल में एक छोटा कमरा, बेशक मिलम रोड वाले रॉबर्ट के काबुलनुमा तंगो तारीख और घुटे हुए फ्लैट से बदरजा बेहतर सही, लेकिन ये जिंदगी नहीं थी। वो खुद को बताना चाहती थी। बेशक इसके अंदर की सलाहियतों को फर्कू ने उभारा था और इसके खाम फन को रंडी ने पालिश किया था। तो क्या हुआ? वो सोचती, हर कोई अपने फायदे ही सोचता है, मैं भी थोड़ा सोच लूंगी तो क्या हो जाएगा। इस संसार में हर कोई अपने फायदे और मुफाद के दायरे में ही गर्दिश करता है। कोई इसके अंदर ये कहता था और इसकी हिम्मत को सिवा करता था। आज जो अपने फन का मुजाहरा करने के बाद हमेशा की तरह अपने ड्रेसिंग रूम में तो अचानक कि होली से खंगारता अंदर दाखिल हुआ। एक लम्हे को तो सोचना का फितरी खौफ जागा, मगर दूसरे लम्हे से अपने अंदर की औरत की नसीहत याद आ गई और फौरन संभल गई। इसने नागवार निगाहों से आने वाले को घूरा। ए मिस्टर, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई इस तरह बगैर इजाजत और चोरों की तरह घुसने की? आने वाला अगरचे इसे खासा मुहज़्ज़ब लगा था, मगर इसने बगैर इजाजत अंदर दाखिल होने की गैर मुहज़्ज़िबाना हरकत की थी। बहरहाल इसने खंगार कर अपनी मौजूदगी का पता दिया था। वो एक पक्की उम्र का गोरा आदमी था। शक्ल से दूर अंदेश और घाक नजर आता था, तहम बदमाश कहीं से नजर नहीं आता था, बल्कि इसके बरक्स इसने खासा कीमती और सलीके वाला लिबास पहन रखा था। सफेद रंग का बेदाग सूट और पैरों में सह चमकते हुए बूट, दराज कामत मगर छिरेरा, सर पर हेड था और मुंह में चट दबा हुआ था। गले में नफीस किस्म की बू बंधी हुई थी। इसके लिए मैं माजरत खा हूँ मिसेस सोनिया, वो बड़े मुहज़्ज़ब और शुस्ता लहजे में बोला। लेकिन मेरी एक मजबूरी है और जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ज्यादा बेहतर तरीके से इधर ही हो सकती है। वैसे अगर आपको ग्रां गुजरे तो बात किए बगैर लौट जाता हूँ। इसके बोलने का अंदाज सोनिया को अच्छा लगा। कुछ भी था, वो शाइस्ता और बातमीज अंदाज में गुफ्तगू करने वालों को पसंद करती थी। फिर वो मताना से बोली, क्या बात करनी है आपको? और माफ कीजिएगा, मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं। बेशक, सूट वाले आदमी ने कहा। ताजीमन या शुक्रिया के तौर पर इसने अपने हेड को हाथ भी लगाया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फक्त इतना ही करूंगा कि मुझे जॉन टेरी कहते हैं। मैं फन का दिलदादा ही नहीं बल्कि एक सच्चा कदरदान भी हूँ। सुना कि पैराडाइज नामी इस थर्ड क्लास नाइट क्लब में कोई विदेशी हिंदुस्तानी बुलबुल नगमा सिरा होती है। इसकी आवाज का जादू चार दांग फैलता है। सोच अपनी आंखों से देख लूं और कानों से सुनकर यकीन भी कर लूं। वाकई लोग सच्ची कहते हैं। मेरे तसव्वुर से भी ज्यादा मुझे यहाँ देखने और सुनने को मिला, लेकिन इससे बढ़कर अफसोस भी हुआ। बड़े मायनेखेज अंदाज में से अपनी बात को यूं अधूरा छोड़ा के सुनने वाला खुद और खामखा तजस्सुस में मुब्तला हो जाए, और वही हुआ। सोनिया ने अपनी कुदरती कजरारी आंखें इस पर बिछाने के अंदाज में तकते हुए पूछा, अफसोस? कैसा अफसोस? यही के ये जगह आप जैसी मुस्तकबिल की एक अजीम फनकारा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस मशवरे के साथ मैं वापसी की इजाज़त चाहूँगा कि यहाँ आप जितना अरसा भी रहे दूसरों को फ़ायदा होता रहेगा। मगर आप इतना कहकर इसने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा और वापस जाने के लिए पलटा था कि सोनिया से पुकारा, मिस्टर ठहरिए ज़रा। वो आदमी रोकर इसकी जानिब घूमा। हैट अब इसने उतार कर हाथ में पकड़ लिया था। अब वो हल्के हल्के चट के कश लगा रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।